नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में परिवर्तन यात्रा का आगाज तीसरी बार बीजेपी की तरफ से पिछले 15 सालों में होने जा रहा है और इसकी शुरुआत खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, अमित शाह है, वो और तमाम राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी तमाम बड़े नेता आएंगे। लेकिन चेहरा कौन होगा राष्ट्रीय राजनीति से जयपुर राजधानी में आकर देश के जो राष्ट्रीय परिदृश्य से लेकर प्रदेश के क्षत्रपों की जो बात लगातार चर्चा बहस का विषय बना हुआ था, अभी तक उस पर बीजेपी ने अपनी नीति साफ कर दी है कि वो वसुंधरा राजे को लेकर अब परिवर्तन यात्रा का जो चेहरा हुआ करती थी इस बार नहीं होगा। लेकिन बीजेपी की वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा से पहले धार्मिक यात्रा पर आज निकल चुकी और जो शुरुआत उन्होंने की उसके बाद कैसी तस्वीर राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन यात्रा में देखने को मिलेगी और उसमें वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी, ये एक सवाल है जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे घमासान के बीच भी ईडी की कार्रवाई और कुछ खास मंत्रियों के जो लोग हैं उनके ठिकानों पर सुबह से ईडी का छापा अपने आप में थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती को लेकर जिस तरह की विवाद राज्य के कैबिनेट मंत्री से लेकर प्रदेश सरकार यहाँ पर लगातार विवादों में बनी हुई है कि आखिर चुनाव से पहले टीचर्स के ट्रांसफर के मुद्दे पर सरकार की नीति क्या होगी। बड़ी संख्या में मांग उठ रही है कि मंत्री जल्द इस पर फैसला ले और मंत्री बार बार कह चुके हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति आने वाले दिनों में किस रूप में किस रंग में आगे बढ़ती है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी, गुलाब बत्रा जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र भानावत जी, कांग्रेस से प्रतिष्ठा यादव और बीजेपी से डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे चेतन राजपुरोहित, कैसी रही धार्मिक यात्रा? जुड़ रहे हैं चेतन राजपुरोहित जी। जगदीश शर्मा जी, कैसे देखते हैं आप बीजेपी में वसुंधरा राजे का परिवर्तन यात्रा से पहले चार भुजा जाना और परिवर्तन यात्रा में उनका नहीं होना? मीना जी, ऐसा है, ये परिवर्तन यात्रा हमारे यहाँ वसुंधरा जी ने ही शुरू की थी 2002-3 में। आपको याद होगा कि ये सबसे पहले जब राजस्थान आई और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली, तो पहली परिवर्तन यात्रा जो है, इन्होंने परिवर्तन यात्रा के नाम से जो कुछ भी किया, राजस्थान भर में घूमी और सारी जगह पर इन्होंने जनता के साथ अपना संबंध बनाया, अपने आप को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया एक अच्छे राजनेता के तौर पर। और तब से ये परिवर्तन यात्रा हमारे यहाँ पर चल रही है, हर साल होती है। कभी कभी कांग्रेस वाले भी बीच बीच में छोटी मोटी यात्राएं निकालते हैं, उसका नाम वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देते हैं। तो परिवर्तन यात्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हो गया है। उसकी उसकी एक चुनाव पूर्व की एक्सरसाइज है ये, और जिसको करते हैं पब्लिक के बीच में वापस जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव से पूर्व वो एक्टिव करते हैं कि भाई टाइम आ गया है, अब खड़े हो जाइए और अब अपन को चुनाव लड़ना है। ये भी एक परिवर्तन यात्रा का बड़ा कार्यक्रम है। जो नेता होते हैं, इनके सीनियर कार्यकर्ता हैं, उनको खड़ा करके लाते हैं, उनको बिठाते हैं, मंच देते हैं। हर परिवर्तन यात्रा का जो बड़ा सेंटर है वहां पर सभाएं होती हैं। खैर, परिवर्तन यात्रा, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राएं फेसलेस परिवर्तन यात्राएं हैं, फेसलेस है। इनमें कोई कोई किसी को पता नहीं चल रहा है कि कौन निकाल रहा है। भाजपा निकाल रही है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यात्रा को कमांड कौन कर रहा है, यात्रा को लीड कौन कर रहा है, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसी से कार्यकर्ताओं से लेकर पब्लिक तक सबके बीच में एक असमंजस का भाव बन गया है। ये असमंजस का भाव इन परिवर्तन यात्राओं की सफलता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। अब जैसा कि मैंने बता रहा था कि भाई वसुंधरा राजे तो खुद ही यात्रा से ही इन्होंने अपना राजस्थान में इंट्रोडक्शन किया था, और वो हमेशा चुनाव से पूर्व धार्मिक यात्राएं करती हैं, अपने जन्मदिन पे करती हैं और चुनाव से पूर्व तो करती ही करती हैं। तो धार्मिक यात्राओं पर निकल गई है वो।
हो सकता है कि वसुंधरा जी ने ये सुझाव दिया हो कि हमको इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन माना नहीं गया हो। बीजेपी का जो संगठन इस समय जिस तरीके का बर्ताव कर रहा है वसुंधरा जी के साथ, उसमें हो सकता है उनकी बात को माना नहीं गया हो। जी। ऐसी सूरत में वसुंधरा उन्होंने खुद खुद अकेले ही परिवर्तन यात्रा पर या धार्मिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया और आज एक दिन में वो 3 जगह पर 4 बजे से चालू करती हैं वो अपनी परिवर्तन यात्रा को और उसके बाद वो नाथद्वारा जाती हैं और नाथद्वारा से जो बांसवाड़ा में इनकी अष्टधात्री है, बांसवाड़ा क्या बल्कि वो मध्य प्रदेश के कोने पर कह दीजिए मध्य प्रदेश का कट्टा है, वहाँ तक वो यात्रा करती हैं। और उसके बाद अपना जिसको कहना चाहिए चुनाव का कार्यक्रम शुरू करती हैं। ये उनका एक जी। तरीके का श्री गणेश करना है चुनाव का। श्री गणेश आज तो कर दिया उन्होंने। चुनाव का श्री गणेश जब कोई राजनीतिक दल और राजनेता करता है और जिस रूप में करता है, वसुंधरा राजे का ये चुनावी आगाज राजस्थान के लिए उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए, जिस रूप में अपेक्षित है, जिस रूप में जनता को समझ में आता है। अब जब वसुंधरा राजे अकेले निकल पड़ी हैं यात्रा पर और इस धार्मिक यात्रा, इसे नाम नाम तो उन्होंने खैर कोई दिया ही नहीं है क्योंकि वो तो निकल पड़ी हैं, क्योंकि उनको अपने अस्तित्व की इस वक्त सबसे बड़ी जंग को जनता के मैदान में, जनता के सामने, जनता के मंच पर लेकर जाना है। उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। गुलाब बत्रा जी, वसुंधरा राजे की इस शुरुआत को कैसे देखते हैं आप? आप अपना ऑडियो ऑन करिए सर। वसुंधरा जी के सर्वोत्तर यात्रा के बारे में अभी जगदीश जी ने जो जिक्र किया, इस बार जो शुरुआत अशोक गहलोत का जो पहला कार्यकाल था उसके दौरान परिवर्तन यात्रा की शुरुआत वसुंधरा जी ने की थी 98 में, और जो 98 से 2003 का जो कार्यकाल था, तो पहली यात्रा परिवर्तन यात्रा जब उनको केंद्र सरकार, केंद्र पार्टी हाईकमान से राजस्थान भेजा गया था और उन्होंने पूरे राजस्थान को एक चप्पा चप्पा उन्होंने और छान मारा और एक अपना एक नेटवर्क खड़ा कर दिया था। उस समय मैंने जैसे शुरू में पहले भी कहा था, भाजपा की राजनीति में अगर वसुंधरा जी के इस राजनीतिक प्रवेश को और राजस्थान की बागडोर संभालने की तैयारी को अगर एक त्रिभुज के रूप में हम अगर शामिल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से, और ये रहेगा कि एक कॉर्नर पर वसुंधरा जी है, दूसरे पर भाजपा है और तीसरा और संघ परिवार है। तो ये त्रिभुज जो बना हुआ है उसमें उस खाई को पाटने का अभी तक किसी दिशा से प्रयास नहीं हुआ है। अभी जैसा आरंभ में कहा गया था कि वसुंधरा जी से विशेषकर पार्टी हाईकमान और संघ परिवार भी और थोड़ा नाराजी है किसी न किसी कारणों से। इस संदर्भ में मेरी जहां तक जानकारी है, पिछले दिनों वसुंधरा जी ने को जब हाईकमान से कहा गया कि संघ के बड़े लोगों से आप विचार विमर्श करके अपनी और अंदरूनी कहानी बता दीजिए, और उसके अंतर उन्होंने जो संगठन महामंत्री थे उनके कार्यकाल में प्रकाश जी, उससे काफी लंबी बातचीत की। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर वो जयपुर आई और उनसे बातचीत की। उन्होंने गिले शिकवे अपने दूर किए, लेकिन उसके साथ साथ एक जो मुद्दे की बात बताई कि मेरे कार्यकाल में वासुदेव देवनानी जो थे शिक्षा मंत्री, वो संघ की दृष्टि से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करते थे। राज्य सरकार और संघ परिवार के बीच में देवनानी जी की भूमिका थी। अगर संघ परिवार की ओर से जो कुछ काम बताए गए हैं, अगर वो काम किसी कारण से नहीं हुए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार देवनानी जी है, ऐसा उन्होंने जो संघ के बड़े नेताओं से बातचीत में जिक्र किया। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की संघ परिवार की दृष्टि से, जो संघ की नाराजगी थी। दूसरा, पार्टी हाईकमान से भी जो उनकी नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें इतना विलंब हो चुका था वो, क्योंकि पारिवारिक कारणों से भी कुछ मामलों में सक्रिय नहीं रह पाई किसी कारण से। तो ये जो दूसरा जो पार्टी हाईकमान और दूसरा संघ परिवार, राजस्थान के स्तर पर भी जो उनकी दूरी थी, उस दूरी को पाटने का जरूर प्रयास हुआ।
लेकिन ये प्रयास में थोड़ा जितना विलंब हो गया, तो मैं समझता हूं कि इस बार पहला चेहरा, पहला मौका है जब भाजपा ने कोई एक मुख्यमंत्री के रूप में किसी को चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया, और जहां पहले के 2 चरणों में केवल एक जगह से यात्रा होती थी, इसलिए इस बार इसको पहले 3 स्थानों से और अब 4 स्थानों से यात्रा की शुरुआत की है। और कोशिश ये की है भाजपा हाईकमान की कि चारों यात्राओं में चारों नेता जो है, अगर आप देखें तो 2 सांसद हैं इसमें और 2 विधायक हैं। सांसद के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं और गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं। अगर विधायक के रूप में देखें तो प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया है और वसुंधरा जी हैं। ये 4 यात्राएं, कोशिश ये है कि चारों स्थानों से जो परिवर्तन यात्रा आरंभ हो गई होगी, उसमें ये चारों नेता बारी बारी से रहेंगे, लेकिन बाद में अपने अपने क्षेत्रों में लीड करेंगे। तो इसलिए कोशिश ये रहेगी कि एक सामूहिक नेतृत्व के रूप में परिवर्तन यात्राएं किसी एक विशेष चेहरा आगे करके यह यात्राएं नहीं की जा रही। जी जी, तो ये जो विशेष चेहरा नहीं स्थापित करना है, नहीं सामने लाना है, बीजेपी की जो ये रणनीति है, ये पिछले लंबे समय से स्पष्ट हो चुकी थी, स्पष्ट की जा चुकी थी। लेकिन उसके बीच में लगातार ये चर्चा बनी हुई थी कि बीजेपी को इस रणनीति से नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर बीजेपी आलाकमान ने, केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय कर लिया है कि वो इस नुकसान को पाट लेंगे, तो क्या ये परिवर्तन यात्राएं, जिनका इस वक्त डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, कल से परिवर्तन यात्रा शुरू होनी है, लेकिन आज तक भी कोई वैसा माहौल बनाने में बीजेपी सफल नहीं हुई है जो परिवर्तन यात्रा की सफलता से पहले या परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले अक्सर बना लिया जाता है या बनाया जाता है। कम से कम वसुंधरा राजे ने आज से 20 साल पहले जब शुरुआत की थी, तो जिस तरह से शुरू होने से पहले ही जिस तरह का माहौल बना था, क्या आप महसूस करते हैं कि आज पार्टी वो प्रदेश की जनता के बीच परिवर्तन यात्रा के लिए माहौल बनाने में सफल नहीं है? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी यात्राएं पहले भी करती रही है। माननीय वसुंधरा जी ने भी 3 यात्राएं निकाली थी, स्वराज संकल्प यात्रा, परिवर्तन यात्रा, गौरव यात्रा, और एक और निकाली थी उन्होंने, नहर यात्रा, हरिके बैराज से लेके गुड़ा मालानी बाड़मेर लास्ट बॉर्डर तक। तो मैं सौभाग्य है कि मैं चारों यात्राओं में साक्षी रहा पूरे 24 आवर। अब मैं आता हूँ यात्राओं का माहौल बनाने की। मीना जी, माहौल बन चुका है राजस्थान में। हम लोग जमीन के कार्यकर्ता हैं, हम जमीन पर रहते हैं। हमने नजदीक से देखा है राजस्थान की जनता को आहत होते हुए, और जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को 4.5 साल तक इन्होंने धोखा दिया है ना, उस धोखे का जवाब देने का समय अब आया है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को एक और महसूस होता है जो आप लोगों को शायद ध्यान में आया या नहीं आया, लेकिन मेरे को एक बड़ा नजर आ रहा है कि बारूद भी है, बारूद। कोरोना काल के जो 2 साल बीते थे, वो लोग जो पीड़ित थे कोरोना में, वो बोल नहीं रहे हैं मीना जी, वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जिनके परिवार के मेंबर बिछड़े, जिनको मदद नहीं मिली, वो एक वो कहते हैं ना, अंडर करंट जो चल रहा है, वो बहुत खतरनाक स्थिति में आने वाले समय में रिजल्ट के रूप में दिखाई देगा। अब आता हूँ माहौल का। मैं अभी खुद गया था, स्वयं गया था भादरा मीटिंग में। आप देखिए वहां पे आपके पत्रकार बंधु वहां आते हैं, इस प्रकार का मीटिंग के अंदर, एक कार्यकर्ताओं की बैठक के अंदर इस प्रकार से लोगों का, कार्यकर्ताओं का आना, जनता का आना, ये साबित करता है। आप देखेंगे 2 तारीख को श्री माधोपुर से त्रिनेत्रा गणेश महाराज जी के वहां से यात्रा शुरू हो रही है, और 5 तारीख को गोगामेडी से शुरू होगी। आप देखना, ये इतिहास कायम करेगी राजस्थान की धरती पर। जनसंख्या के के रूप में कितने लोग यहाँ शामिल होते हैं। और अब आता हूँ, हमारे एक भाई साहब कह रहे थे कि पहले एक यात्रा निकलती थी, बिल्कुल सही है, एक यात्रा निकलती थी। 2003 में परिवर्तन यात्रा भी एक थी और गौरव यात्रा लास्ट में एक ही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार अलग अलग प्रयोग करती रहती है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने यही किया था कि छोटी छोटी यात्राएं निकाली थी उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार से राजस्थान को 4 भागों में बांटकर ऑन एंड एवरेज 50 विधानसभा एक यात्रा कवर करेगी। किसी में 47 है तो किसी में 52 है, लेकिन ऑन एंड एवरेज 50 का टारगेट रखा है। और पूरे राजस्थान को 4 भागों में बांटकर हम यात्रा क्यों निकालते हैं? यात्रा निकालने के पीछे कारण क्या है? हमारा सबसे मूल कारण है कि हमारा कार्यकर्ता और जनता, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित होगा? जब हम गांव में घूमेंगे, ढाणी में जाएंगे, रास्ते में मिलेंगे,
जगह जगह पे मीटिंग होगी, आम सभा होगी, स्वागत होगा, तो उससे एक उत्साह जो होता है रूट लेवल पर, वो उत्साह मैंने नजदीक से देखा है। और भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव राजस्थान में हारी भी है। मैंने कल भी मीना जी आपको बताया था, हारी भी है हम, तो 72 भी ले गए हैं, 77 भी ले गए हैं। हम कभी 20 पे नहीं आए और आएंगे भी नहीं। जी, लेकिन एक बात मैं जी, जानता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत कार्यकर्ता है, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं खुद स्वयं मैंने 30-35 साल दिए हैं संगठन को। लेकिन ये कभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी सोचता नहीं है कि आगे उसको क्या बनना है। उसका जी, लक्ष्य केवल कमल का फूल है। उस कमल के जी, फूल को कैसे आगे बढ़ाना है, उसी राजस्थान की जनता को इस भ्रष्ट तंत्र से कैसे बचाना है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने पहले संगठन मजबूत किया माननीय सतीश जी भाई साहब के नेतृत्व में। हमने 3 साल तक संगठन का काम किया मीना जी। हमने पन्ना से लेकर के, बूथ से लेकर के, मंडल से लेकर के, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर, हमने हमारा संगठन खड़ा किया, मजबूत किया। संगठन जब हमारा तंत्र मजबूत हो गया, अब हम चुनाव में बिल्कुल चुनाव की मूड में आ गए हैं। और जनता के बीच में जो बात हमारे को रखनी है, वो हम जनता के बीच में रखेंगे। जनता फैसला करेगी किसको मत देगी, किसको समर्थन देगी, किसको नहीं देगी। और ये सब जी, राजनीति में सबसे अच्छा माध्यम जनता ही होती है। जी, जनता के बीच में जब आप जाएंगे, गर्मी में जनप्रतिनिधि। जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जनता का दुःख क्या है, दर्द क्या है, गाँव की समस्या क्या है, रहने की समस्या। जयपुर में बैठ के ये तय नहीं, वसुंधरा जी भी जब मैं बता रहा हूँ आपको, यात्रा निकालती थी तो साथ में काम भी होता था मीना जी, ये काम करते थे हम लोग। वो काम क्या करते थे? हम ये करते थे, उस गाँव की, उस रानी की क्या बड़ी प्रॉब्लम है, क्या बड़ी समस्या है, वहाँ पे को लोग परेशान है तो किस कारण से परेशान है, इन सब बातों का भी अध्ययन उस यात्रा में किया जाता था। और वो जब सरकार बनती थी, तो उसके जो फीडबैक था, उस पे फीडबैक को उपयोग में लेकर के और जन उपयोगी कार्य, जन लोक कल्याणकारी कार्य कैसे किए जा सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में। और आप इसी का उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, जो गौरव पथ बने थे वसुंधरा जी के कार्यकाल में गाँवों में, आपको मीना जी शायद ध्यान होगा, हर गाँव में गौरव पथ का निर्माण हुआ था। और वो गौरव पथ के निर्माण का एक कारण बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब हम चुनाव हारे थे 2003 में, ये एक राजस्थान में आमूल-चूल परिवर्तन देखा मैंने, कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा जीती। जो लोग कहते हैं भाजपा शहरी पार्टी कहते हैं लोग, विपक्षी लोग कहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास ज्यादा सीटें आई और शहरी क्षेत्रों में कम आई। ये शायद आप लोगों ने अध्ययन किया या नहीं किया, लेकिन मेरे को ये बात पता है कि ये पहला एक सह परिणाम था 2013 का, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा आधार बना पाए और शहरी क्षेत्रों में हम पीछे रह गए। उसका मूल कारण था ग्रामीण गौरव पथ का जो निर्माण किया था गाँवों में उस माननीय वसुंधरा जी ने, उसका एक बहुत बड़ी भूमिका थी उस चुनाव को, रिजल्ट को प्रभावित करने में। इसी प्रकार से जी, अब जो यात्राएं जी, निकल रही है, इसमें वो सब काम होंगे जो कई चीजें मैं आपको नहीं बता सकता चैनल पे, वो स्ट्रेटेजिक जी, पॉइंट होते हैं। और उसके जी, आधार पे यात्रा खाली यात्रा नहीं है कि ये यात्रा गई, हुँ, निकल के वापस आ गई, घूम के चक्कर निकाल के वापस आ गए, वैसा नहीं है। पूरा हुँ, स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। और यात्रा का समापन जब 22 दिन के बाद में होगा, जयपुर में जो महाविशाल सम्मेलन होना है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसके बाद में जो फीडबैक, जो सिस्टम डेवलप हुआ है, उसका अध्ययन किया जाएगा। और चुनाव तक हम हमारी कमियों को भी दूर करेंगे। ये नहीं कहता मैं अच्छा ही अच्छा है, हमारी कई कमी भी जी। है, हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, चुनाव तक हम उस काम में लगेंगे। और उसी का कारण है चुनाव कि तक हम चुनाव 120 भी तक आई हमारी, कमियाँ दूर करेंगे, 163 भी आई। चुनाव तक में भी अभी बहुत सारी जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उसमें ज़रूरत पड़ने पर हाँ, लोगों की बदलाव होगा, भूमिका बदली बदलाव जा होगा। सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब अभी भी वसुंधरा राजे को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि भई पूरी तरह से वो अब फ़ील्ड से बाहर है, ऐसा नहीं है। आपकी नहीं, बात को अगर मैं बिल्कुल नहीं। समझूँ, मैं बताता जी, हूँ, 1 तो सेकंड, आपकी एक लास्ट बात कहना जी, चाहता हूँ। हुँ, माननीय वसुंधरा जी आज राजस्थान में, आप याद करिए 2003 को त्रिपुरा सुंदरी जी से यात्रा शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और त्रिपुरा सुंदरी को वो आराध्य देव शुरू से मानते हैं। 4 भुजा, जोधपुर संभाग, सबसे पहले यात्रा, गौरव यात्रा का आरंभ 4 भुजा मंदिर से हुआ था। मेरा गाँव वहाँ से केवल 7 किलोमीटर दूर है 4 भुजा से। क्योंकि 4 भुजा मारवाड़ के अंदर, उस एरिया के अंदर 4 भुजा का बड़ा एक आराध्य देव है, वसुंधरा जी भी मानती है। तो जब मंदिर के दर्शन करके किसी शुभ कार्य को आरंभ किया जाता है, मीना जी अपन सब लोग आस्तिक हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है उसके अन्य अर्थ लगाना तो लगाएं, स्वतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि घर पे भी कोई शुभ काम अपन शुरू करते हैं, तो भगवान की पूजा करके करते हैं। और वसुंधरा जी भी यही कर रही है। आज वसुंधरा जी 4 भुजा से गई है, त्रिपुरा सुंदरी गई है, नाथ द्वारा जाने का है, तो ठीक है, अच्छी बात है।
और आपको याद है या नहीं, कोरोना काल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी, ऐसा काम किया था जी, देव दर्शन जी, यात्रा के जी। माध्यम से। जी, बिल्कुल। तो ये जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं, वो अभी पार्टी में बहुत वरिष्ठ हैं, उनको लेकर पार्टी सकारात्मक है, उनके नेतृत्व में आने वाले दिनों में और कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है। अभी कार्ड खुले हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता को अगर हम सुने और हमारे प्रदेश की जनता अगर समझे। प्रतिष्ठा यादव जी, एक बात और यहाँ पर विशेष रूप से कही गई है डॉक्टर चेतन राज पुरोहित की तरफ से और वो बात है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है। आपके गौरव गोगोई ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं, कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता वाकई में जो जिस उत्साह के साथ या जिस जोश के साथ मैदान में होना चाहिए, क्या आप महसूस करती हैं कि कार्यकर्ता उस स्टेज में, उस मोड में है? बिल्कुल मीना जी, कार्यकर्ता पार्टी कोई कोई भी पार्टी हो, पार्टी की रीढ़ मेन कार्यकर्ता ही होते हैं और कार्यकर्ताओं में बिल्कुल उत्साह है। महंगाई राहत कैंप के कार्यकर्ताओं का जो हमारे ग्रास रूट पर कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से लोगों की मदद की काम किया, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह ही है कि कार्यकर्ता साथ हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, पूरे उत्साह के साथ में, जोश के साथ में। और क्यों ना भी हो, जब इतना खूबसूरती से सरकार काम करे तो कार्यकर्ताओं के पास बताने को, कहने को बहुत कुछ, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो कार्यकर्ताओं को निराशा नहीं होती। निराशा वहां होती है कि अगर सरकार अच्छा काम ना करे तो कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट बताते हैं कि जाकर हम पब्लिक के बीच में क्या कहेंगे, किस तरह से बात रखेंगे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साहित है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्णायक अशोक गहलोत जी के कामकाज से पूर्ण रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि देखिए बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी के बड़े तारीफ क्या नहीं करेंगे, वजह है, लेकिन क्या वजह है प्रतिष्ठा यादव जी, क्या वजह है प्रतिष्ठा यादव जी? कार्यकर्ता की तो छोड़ दीजिए, कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने छोटे छोटे फैसलों के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे की तरफ देखते हैं, इंतजार करते हैं और उसके बाद भी किसी स्टेज पर पहुंच नहीं पाते हैं। थर्ड ग्रेड टीचर्स को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, लेकिन मंत्री खुद फैसला नहीं ले सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्री भी फैसला लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देखिए सबका प्रदेश का मुखिया है, तो मुखिया का काम तो मुखिया को ही करना होगा। अगर एक तरफ तो आप अनुशासन की बात करते हो, तो अगर वही अनुशासन हमारे यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी नजर आता है, तो आप लोग फिर उसको दूसरे तरीके में, दूसरे वे में मत लीजिए, क्योंकि ये प्रदेश के मुखिया है और आपने देखा कि हर फैसले को उन्होंने कितनी खूबसूरती से लिया है। तो इतने सीनियर नेता हैं, तो उनका जो डिसीजन है वो पार्टी कैबिनेट और सबको मान्य है और उनके कामकाज की वजह से ही आज ये देखिए कि बीजेपी को भी महंगाई के अंदर कुछ राहत, हालांकि बढ़ाई हुई नहीं की थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इन्होंने देने की कोशिश की है मजबूरी पर। अन्यथा तो ये लोग कहते थे कि इन चीजों से देश का नुकसान नहीं, होता है। मेरा सवाल लेकिन ये था कहीं प्रतिष्ठा यादव जी, मेरा ना सवाल ये था कि बीजेपी को भी ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा विभाग का कोई फैसला शिक्षा मंत्री लेने की बजाय मुख्यमंत्री की तरफ देखते हैं, इंतजार करते हैं और जो संबंधित लोग हैं, यानी कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो उन मुख्यमंत्री के इंतजार करना पड़ता है शिक्षकों को जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री साहब ने अभी जो ट्रांसफर खुले हुए थे तो सारे उन्होंने ही किए थे, लेकिन अभी ट्रांसफर बैन है, तो वो खोलेंगे तो वो तो सभी सभी डिपार्टमेंट्स के खुलेंगे, तो निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री जी खोलेंगे और जब खोलेंगे तो सबके ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है उनका बयान। प्रतिष्ठा जी, कल 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 लिस्ट आई है आईएएस के ट्रांसफर की, उससे पहले लिस्ट आई थी पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर की। ऐसा नहीं है, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को लेकर क्या वजह है कि इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है? मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो हैं वो एक फैसला मिलकर ले नहीं पा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है मीना जी, बिल्कुल मिलकर फैसला लेते हैं और दोनों शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अभी जैसे प्रशासन के अंदर तो जैसे कि लगाया कि 3 साल से ज्यादा जिनको एक जगह है उनको परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो इलेक्शन के हिसाब से एक ट्रांसफर हो रहे हैं प्रशासनिक इसके। लेकिन शिक्षा विभाग के ट्रांसफर भी खुलेंगे, और जब खुलेंगे, जब ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा कोई ये तो कहा नहीं कि मेरे यानी को कि खोलने नहीं दिया जा रहा है या इस तरह की कोई बात। चुनाव से पहले थर्ड ग्रेड टीचर्स को इंतजार जो है उसमें राहत मिलेगी और ट्रांसफर होंगे। मैं आपकी बात को समझूं तो हम हमारे दर्शकों को, राजस्थान की जनता को आपके जरिए जानकारी दे दें। आपके मुताबिक जल्द ही ट्रांसफर खुलेंगे, थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर होंगे, राइट? जी, बिल्कुल संभावना पूरी है कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर होंगे। मुख्यमंत्री जी ने खुद भी इस पर पहले भी बोला था कि थर्ड ग्रेड के भी ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। और जी, जब ट्रांसफर खुलेंगे एक बार राजेंद्र भानावत जी के पास चलते हैं। राजेंद्र भानावत जी, जब चुनाव से पहले इस तरह ट्रांसफर को इतना बड़ा जो शिक्षक एक लॉबी है अपने आप में बहुत बड़ी, और जब वो इस तरह का दबाव डालती है, तो चुनाव से पहले क्या-क्या आशंकाएं रहती हैं जिसकी वजह से सरकार को इतना सोचना पड़ता है और ऐसा फैसला शिक्षा मंत्री को खुद नहीं लेकर मुख्यमंत्री को लेना पड़ता है? प्रशासनिक किस-किस तरह की एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है चुनाव से ठीक पहले? देखिए शिक्षक वर्ग सबसे कर्मचारी वर्ग में सबसे बड़ी संख्या में है और लगभग हर गांव में उपस्थिति है इनकी किसी न किसी प्रकार से। तो शिक्षा के ये सरकार को पता है और दलों को भी पता है कि शिक्षकों के नाराजगी या शिक्षकों के पक्ष में होने से चुनाव पे कुछ हद तक असर पड़ता है, क्योंकि गाँवों में शिक्षकों का अपना प्रभाव होता है, अपने संबंध होते हैं और कई वर्षों से एक जगह काम कर रहे हो तो उनकी अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। जैसे राजस्व कर्मचारियों का होता है, छोटे स्तर पर पटवारियों का होता है, ग्राम सेवक का होता है, शिक्षक की लेकिन संख्या बहुत बड़ी है। मेरा इसमें मूल प्रश्न मुझे कभी-कभी ये लगता है कि मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के स्तर पे तबादला होने क्यों चाहिए? होने चाहिए तबादला अगर जिला शिक्षा अधिकारी है, उसके जिले में जो अधिकारी शिक्षकगण काम करते हैं, अगर हम ज़िम्मेदारी तो देते हैं जिला शिक्षा अधिकारी को, आपके जिले में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और तबादले सारे शिक्षा मंत्री या मुख्य मंत्री या उनके स्तर पे खुलेंगे, बंद होंगे, तो ये बड़ा एक उससे फिर पूरा समय और ऊर्जा शिक्षकों के जो बच्चों को पढ़ाने में लगनी चाहिए, अच्छे काम कराने में लगनी चाहिए बच्चों को, वो सारी ऊर्जा नेताओं के, अधिकारियों के चक्कर लगाने में, इंतज़ार करने में, अपना दबाव बनाने में, इसी में निकल जाता है, जैसा आपने अभी कहा है। और जब नाराज़गी बढ़ेगी सरकार के प्रति, तो ये बहुत कोई फ़ायदा पहुँचाने वाली बात सरकार को होगी, क्योंकि सबको खुश नहीं कर सकेंगे। 5 लाख अगर शिक्षक हैं, 4 लाख हैं, तो क्या सबको अपनी मनपसंद की जगह पे तो कोई भी सरकार कभी नहीं भेज पाएगी, ये तो सही है। लेकिन ये अगर विकेंद्रीकरण हो इसका, तो ये तो हमेशा दोनों दलों की बात है, कोई एक ही दल की बात भी नहीं करना, चाहे कोई सी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन ये कंट्रोल करके जो रखता है सेंट्रलाइज़ेशन ट्रांसफर्स का, इससे एक तो काम खराब होता है और अनावश्यक रूप से ऊर्जा इनको जयपुर के चक्कर लगाने में बहुत सी बार देख लें आप किसी भी मंत्री के घर पे इस समय पूरा हजूम होगा, कोई भी विभाग के कोई भी मंत्री होंगे, सबके यहाँ भीड़ लग रही होगी, सब इस समय इस आशा में बैठे होंगे, बच्चों की पढ़ाई का क्या हो रहा होगा? ये कोई नहीं सोचता, चाहे वो तो एक तो ये बात मैं कहना चाह रहा था। दूसरा ये कि सरकारों को ये लगता है, सही नहीं है कि हम केवल तबादले की अपने मनपसंद के लोगों को कहीं लगा देंगे तो वो शायद हमें जिता देंगे या कुछ कर देंगे। क्योंकि वैसे तो कर्मचारी का जो नियम है, सेवा नियम, उसके अनुसार तो कर्मचारी किसी भी दल का सदस्य हो नहीं सकता है, राजनीति का कोई प्रकट रूप में कोई किसी राजनीतिक दल का पक्ष या विपक्ष नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, विशेष रूप से शिक्षा के विभाग में या और भी बहुत सारे ऐसे विभाग ज्यादा जहाँ कर्मचारी है, एक झुकाव किसका किसके साथ है, एक सामान्यतः पता होता है लोगों को, और उनको नहीं पता होता तो वो पता लगवा देते हैं अपने अपने नेताओं के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा देते हैं। और वो कई शिक्षकों तो मैं ऐसा जानता हूँ, एक दल की सरकार बनी तो ऐसा माहौल बनाते हैं बिल्कुल उनके आदमी है, दूसरी सरकार बन गई तो ऐसा माहौल बनाएंगे सब उन्हीं के आदमी, आप तो लगा दो हमें जाकर। तो ये अब नेतागण भी धीरे धीरे बहुत अनुभवी हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बात जो कही, एक तो ये बात मैं कहना चाह रहा था, तो तबादलों का ये क्रम मुझे लगता है किसी भी क्षण आचार संहिता लग जाएगी, मान लो 1 महीने के अंदर, 15 दिन 20 दिन में, कभी न कभी लगेगी। दिसंबर में चुनाव है तो 2 महीने भर बाद लग जाएगी मान लीजिए। तो ये सारी आपाधापी फिर क्या होगा, पुरानी तारीख में ज्वाइन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेंगे। आप देखिएगा, मेरा जो भी सीमित अनुभव है प्रशासनिक सेवा में रहने का, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डे निकल गई, प्रतिबंध लग गया, उसके बाद भी पुरानी तारीखों में पुराने रिसीट डिस्पैच के रजिस्टर के तारीखें खुली रख करके उसमें तबादले करने की जो ये प्रक्रिया होती है, ये बहुत
किसी भी दृष्टि से बहुत उपयुक्त प्रक्रिया नहीं कही जा सकती है, चाहे किसी का भी। और दूसरा आपने जो ये बात कही, क्योंकि इस समय जो 2 प्रमुख दल हैं राजस्थान में, हमेशा ये 2 ही दल रहे हैं। एक बार एक दल प्रशासन में रहा, दूसरा बार दूसरा दल शासन। 15 वर्ष से बीच में 3 टर्म, तीसरा टर्म अभी अशोक गहलोत जी का पूरा हो रहा है। वसुंधरा जी भी 2 टर्म पूरा कर चुकी हैं, तो ये बात है। और इस बार चूँकि जैसा राजनीतिक विश्लेषण तो पत्रकार बंधु हैं वो करेंगे अपनी तरह से, अच्छी तरह से, लेकिन ये बात ज़रूर है कि दोनों में कुछ न कुछ तो चल रहा है अंदर, ये बात तो पक्की है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सत्ताधारी दल हो, कहीं न कहीं दोनों में स्पष्ट। अभी ये चुनाव ये नहीं कह सकते अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा जी का, ये इस बार नहीं कहा जा सकता। जबकि सामान्यतया पिछले कुछ वर्षों में माना जा रहा था कि एक दल के प्रमुख नेता हैं, और क्राउड पुलिंग कैपेसिटी आज भी वसुंधरा जी की, मुझे लगता है राजस्थान में सर्वाधिक उनकी है पार्टी के अंदर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये किन्हीं कारणों से अगर पार्टी उनको अभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रही है, तो अब इसके पीछे तो क्या कारण है, ये तो विश्लेषण का कारण हो सकता है। लेकिन इसका फायदा होगा, इसका भारतीय जनता पार्टी को ये कहना मुश्किल है कि अगर इनको वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना करके शायद वो अच्छा कर लेंगे। इसमें ये तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, जैसा अभी और भी लोगों ने कहा है। लेकिन जी। सभी बाहरी रूप से तो सभी एक होके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जहाँ तक तबादले का सवाल है, आपने मुझे पूछा, तो कोई से भी डिपार्टमेंट हो, मुझे तो लगता है कि चुनाव की 6 महीने पहले तबादले पे रोक लग जानी चाहिए, आचार संहिता के पहले भी। बल्कि ये क्यों होना चाहिए? अगर चुनाव आयोग अगर इसको कंसिडर करे, हालाँकि उसका उसका जो अधिकार क्षेत्र बनता है, नोटिफ़िकेशन के बाद बनता है। कुछ संशोधन कर सके अगर चुनाव आयोग इस तरह का, कि चुनाव की तिथियाँ जो निर्धारित हैं, उससे 6 महीने पहले किसी प्रकार के तबादले वगैरह नहीं होंगे। तो जो लोग काम कर रहे हैं, तो आखिरी समय उनको इस तरह से इधर-उधर बार-बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं भागना नहीं पड़ेगी। मेरा तो पड़ेगा, संक्षेप में परेशान नहीं होना पड़ेगा और मंत्री भी जाते-जाते जो कुछ अच्छा राज्य के लिए करना चाहें शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा नहीं कर मंत्री और सकते। मुख्यमंत्री पूरी तरह से सरकार को आगे बढ़ाने के लिए या अपने राज्य को जो कुछ देकर जाना चाहते हैं आखिरी 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, मुख्यमंत्री उन पर फोकस करे, बजाय कि इस बात का जवाब देते रहें कि शिक्षा विभाग के 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले कब होंगे। सवाल ये है जगदीश शर्मा जी, ये जो हालात इस वक्त राज्य की सरकार में देखा जा रहा है कि एक 3rd ग्रेड टीचर्स की भर्ती जो ट्रांसफर है या फिर कोई भी और दूसरा डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट को उठाकर देख लीजिए, मंत्री जो है वो कुछ एक बहुत सीमित अधिकारों के साथ काम कर रहे हैं। हर जो विभाग का बड़ा काम, बड़ा फैसला या चेहरा मुख्यमंत्री ही लगातार बने हुए हैं। राजस्थान में इस तरह के हालात, हम सिर्फ राजस्थान की अगर अभी बात करें, राजस्थान में इस तरह की स्थिति जो आज हम देख रहे हैं, क्या इससे पहले भी इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री ने सत्ता का केंद्रीकरण अपने आसपास इतना जबरदस्त कर लिया हो कि ट्रांसफर जैसे मुद्दे पर भी शिक्षा मंत्री बौने नजर आते हो? देखो मीना जी, मैं आपको कुछ सालों पहले की बात बताता हूँ, जब अशोक गहलोत जी जो है पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो चुनाव जब आ रहे थे, यानी कि उनका टर्म खत्म हो रहा था, तो वो कर्मचारियों की एक हड़ताल चल रही थी, आंदोलन हो गया था और 62 दिन तक वो आंदोलन चला और उसके बाद भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं निकला और चुनाव आ गए। चुनाव आ गए तो चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते रहे कि भाई मैं अनवांटेड डिमांड्स को जो है वो फुलफिल नहीं करूंगा, चाहे चुनाव आ जाओ। इस तरीके का उन्होंने अपना एक इम्प्रेशन दिया कि वो कठोर निर्णय करने वाले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस दबाव में नहीं आएंगे। तो आप देखिए कि ये हालत हो गया, जो अभी भानवत साहब बता रहे थे कि जब वो चुनाव की पार्टियां जाने लगी, यहाँ से पेटियां लेकर, उस जमाने में तो पेटी थी, पार्टियां जाने लगी तो राम अपने एसएमएस स्टेडियम में वो पार्टियां सारी रवाना होती हैं, तो वहाँ बहुत जबरदस्त आक्रोश इकट्ठा हो गया और सारे कर्मचारियों ने मिलकर गहलोत साहब के खिलाफ नारेबाजी कर दी वहां पर। जो लोग भी अपने अपने इलाके में गए मत पेटियां लेकर या जो भी वो गए, वो लोग तय करके गए थे कि हमें क्या करना है और वो ऐसा तय हुआ कि 22 पॉइंट पर रह गई कांग्रेस पार्टी बस केवल, जो कुछ भी उसको मिलता था, यानी कि सफाया कर दिया कर्मचारियों ने सरकार का। तो कर्मचारियों में तो बहुत ताकत होती है,
कर्मचारी जो है कैसे मैनेज करता है, क्या करता है, ये अलग चीज है। बहुत सारे दफे मैंने खुद देखा है, मैं उदाहरण देना उचित नहीं समझता, लेकिन मैंने खुद देखा है कि कर्मचारी करते क्या है। जैसे कोई अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा या कम समझदार जो कि उसको वोट डालने वाली मशीन को नहीं समझता, तो उसका वोट ले जाने के लिए कर्मचारी साथ साथ जाता है उसके, तो वो कहता है क्या करना है, पूछता है, तो वो बटन दबा के कहते हैं इसको ऐसे दबाना है, यानी कि बटन तो दब गया, अब उसको और ऊपर से दबा देते हैं, तो वो राजी संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मेरा वोट पड़ गया। वोट तो कर्मचारी ने दिया है और कर्मचारी तय करके देता है कि उसको कहाँ वोट देना है। तो जब कर्मचारियों की मांगों का चुनाव मुहाने पर आ गए, आप अब केवल 1.5-2 महीने बाद आपको चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा और चुनाव आयोग के अंडर आ जाएंगी सारी चीजें, उनके परव्यू में आ जाएंगी। तब तक भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, अगर तबादले नहीं हो रहे हैं, तो ये कब होंगे? अगर होने हैं तो, नहीं होने हैं तो ये साफ कर दिया जाए। इतने कर्मचारियों की प्रॉब्लम को क्यों लटकाए हुए हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, मंत्रियों के घरों पर चक्कर लगा रहे हैं, विधायकों के चक्कर लगा रहे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। हर कर्मचारी, मान लीजिए कोई जालौर से कर्मचारी यहाँ आएगा अपनी सिफारिश के लिए, तो सोचिए वो कितने हजार रुपए एक अकेला खर्च करेगा। हो सकता है उसके साथ 7-8 लोग भी आए, कुछ सीनियर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आए दबाव बनाने के लिए, तो कितना पैसा खर्च होता है और उसके बारे में कोई नहीं सुन रहा है। अभी जो है हमारे जो प्रतिष्ठा जी ये कह रही थी कि उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन है और जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी का क्या मतलब हुआ? कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो वो तो अब तक हो जाना चाहिए था, जी, इसमें दिक्कत भी नहीं जी। है। होता क्या है कि सरकार इस समय ऊहापोह की स्थिति में पड़ी हुई है। अशोक गहलोत जी जो है वो अपनी मर्जी से कई तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं, आए दिन कोई न कोई नई घोषणा होती है। जिस दिन घोषणा नहीं होती उस दिन वो कोई बयान दे देते हैं, जैसा अभी 3 दिन पहले दे दिया था जुडिशरी को लेकर। जुडिशरी को और वो लेकर, हाँ। बयान जो है वो इतना उल्टा पड़ा कि उन्होंने दूसरे दिन उसको रिवर्ट भी कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये एप्लीकेशन नहीं हाँ। कहा। आज आप देखिए कि सारी अदालतें, राजस्थान भर की अदालतों में वकीलों ने हंगामा खड़ा कर रखा है। तो या तो वो काम करेंगे, कह रहे हैं काम कर रहे हैं, काम तो ऐसा कर रहे हैं, अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कई बार। तो ये चीजें जो तो है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अगर ये कहावत सही है तो मुख्यमंत्री पहली बार जब मुख्यमंत्री थे और कर्मचारियों की नाराजगी का जो मुद्दा बना था, अब शिक्षकों की नाराजगी मुख्यमंत्री लेना नहीं चाहते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर भी सोच समझकर फैसला लेना चाहते हैं। क्या हमें इस रूप में समझना चाहिए इस बात को, प्रतिष्ठा यादव जी? जी, बिल्कुल जो भी डिसीजन होगा वो सही होगा। और इस बार तो वैसे कर्मचारियों की नाराजगी जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो योजनाएं गहलोत सरकार ने दी है, ये वास्तव में एक अपने आप में ओपीएस का जो फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर कर्मचारी वर्ग समझे इस चीज को, तो ये छोटी चीज नहीं है जो राजस्थान सरकार ने लागू की है। पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है, केवल राजस्थान के अंदर ओपीएस देने की घोषणा गहलोत सरकार ने किया और उसके ऊपर काम भी शुरू किया है। कर्मचारी देखिए छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है, क्योंकि सबको तो सेटिस्फाई भी नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर खुलने के बाद भी सारे तो मनचाही जगह पे नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमारे राजस्थान के दूर दराज जिले, वहां पर कोई रुकना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे तो वहां के भी पढ़ाने हैं। ऐसा तो नहीं, सरकार को तो सारा समझ से बैठाना पड़ता है कि बाड़मेर के बच्चों को भी शिक्षा देनी है। तो उस हिसाब से जो भी डिसीजन होता है वो सबके लिए ही होता है, और उसमें सभी को इस चीज को, कर्मचारियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि सरकार आपके साथ इतनी मजबूती से खड़ी हुई है, आप है उसके बाद नाराजगी इस तरह से ज्यादा नहीं सकनी चाहिए। लेकिन एक बात जो चर्चा में बनी हुई है वो ये बात है, और डॉक्टर चेतन राजपुरोहित मैं आपके पास आना चाहूंगी इस विषय पर,
एक बात ये है कि बाकी सब जगह ट्रांसफर हो रहे हैं मोटा-मोटी। जहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय चाहता है, वहाँ पर हर डिपार्टमेंट में सीएमओ की तरफ से भी आदेश, जो कि हर सरकार में होते हैं, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को, खास करके शिक्षा विभाग में जो है, वो ये एक तस्वीर ऐसी बनी हुई है। तो ये मुख्यमंत्री की शिक्षा विभाग और शिक्षकों को लेकर चिंता है या मुख्यमंत्री की चिंता कुछ और है यहाँ पर, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित? माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता नजर आ गई थी जब शिक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा शिक्षकों को कि आपको पैसे देने पड़ते हैं क्या? तब शिक्षकों ने खड़े होकर कहा हाँ, हमें पैसे देने पड़ते हैं। उस समय के शिक्षा मंत्री जी की विदाई भी तय हो गई थी। ये सबसे पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण, मैं बार-बार कहता हूँ, शिक्षक तबादले क्यों नहीं कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे हैं, अपने चहेते लोगों का बैकडोर ट्रांसफर इन्होंने चालू कर रखा है शिक्षण व्यवस्था के नाम पर, प्रतिनियुक्ति के नाम पर। ये आम शिक्षकों का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इनको राहत नहीं देनी है। मैं बार-बार कहता हूँ, इस कांग्रेस सरकार में 2 चीजें बिल्कुल क्लियर है कि अभी हमारी बहन बात कर रही थी ओपीएस की, थोड़ा-सा पढ़िएगा। ओपीएस का आदेश हुआ है, उस आदेश को पढ़िएगा। एक एलडीसी से कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए डिपॉजिट कीजिए 12% इंटरेस्ट के साथ, जिसकी आप लोगों ने कल लास्ट डेट बढ़ाई है। 31 अगस्त से 30 सितंबर की है। हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं मेरे साथ, उनको शायद पता भी होगा। 30 सितंबर उसकी डेट की है, जब कर्मचारियों से पैसा लेकर के एनपीएस का जो पैसा उनका पहले से जमा है, डबल पैसा मीना जी, डबल पैसा क्लास 4th कहाँ से लाकर देखा ओपीएस में? क्योंकि इन्होंने अध्ययन नहीं किया ओपीएस लागू करने से पहले। इन्होंने केवल घोषणा की और आज स्थिति ये है कि कल इन्होंने आदेश निकाला, सरकार ने कल आदेश निकाला है कि 30 सितंबर तक अंतिम तिथि बढ़ाई जाती है पैसे जमा कराने की। ये तो बात की है केवल एलडीसी की। बड़ी पोस्टों पे 60 लाख रुपए जो रिटायर हो चुके हैं कर्मचारी, उनको कहा जा रहा है 60 लाख रुपए आप डिपॉजिट करें तो ओपीएस का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो पैसा पहले से एनपीएस में उनका कटा हुआ है। अब देखिए मीना जी, ऐसा नहीं है पैसा नहीं कटा, पैसा कटा हुआ है, दोबारा मांग रहे हैं। ये तो ओपीएस का इनका हाल है। अब आता हूँ मैं ट्रांसफर पॉलिसी पे। ट्रांसफर पॉलिसी ये नहीं बनाएंगे, ट्रांसफर ये नहीं करेंगे, आम जनता को और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने म्यूचुअल दिया है, म्यूचुअल एक्स वाई की जगह जाना चाहता है, वाई एक्स, इसमें सरकार को टीए भी नहीं देना पड़ता। जो गंभीर पीड़ित है, जो विधवा है, जो विकलांग है, ऐसी कैटेगरी के तबादले तो इनको तुरंत प्रभाव से कर देने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनके सबसे बड़ी समस्या है कि जो जाहिदा बेगम ने राहुल गांधी जी के सामने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, उन्होंने कहा था मैं राज्य मंत्री तो हूँ शिक्षा की, लेकिन मेरे पास अधिकार नहीं है। आपको मीना जी याद होगा, ये न्यूज पेपरों में भी छपा, टीवी पे भी आया, चैनलों पे। और राहुल गांधी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, कह रहे भाई पावर दीजिए आप इनको, ये मैं मांग रही है। ये कब कहा था? जब राहुल गांधी की पद यात्रा राजस्थान के अंदर आई थी। और उसके बाद में कुछ पावर जाहिदा बेगम को मिले भी थे, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन मेरा निवेदन मीना जी है कि जब तक हमारे राजेंद्र जी भाई साहब ने जो बात की, पावर सेंट्रलाइज करके सरकारें नहीं चलती है, पावर डिसेंट्रलाइज करने पड़ते हैं। और जिला शिक्षा अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, इनको भी छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बात राजेंद्र जी भाई साहब ने बताई वो बिल्कुल सही बताई। उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम है, उनको पता है किस जगह शिक्षक लगाना है, उनको पता है कहाँ शिक्षकों की कमी है। एक जगह तो शिक्षक बैठे 15, बच्चे हैं 100, एक जगह बच्चे हैं 500, शिक्षक बैठे हैं 2। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जिस प्रकार से एक सेकंड, लास्ट बात कह रहा हूँ, लास्ट बात। ये इसलिए हो रहा है कि इन्होंने आनंद फानन में घोषणाएं करके क्रमोन्नति भी कर दी, महाविद्यालय भी खोल दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन दिया कुछ नहीं। एक चेयर नहीं दी, एक लेक्चर नहीं दिया। कभी विद्या संबल योजना ला रहे हैं बेरोजगारों के लिए, और उन बेचारों को 25,000 रुपए, आप कल्पना कीजिए, एक नेट क्वालिफाइड व्यक्ति को ये कह रहे हैं 25,000 रुपए मैक्सिमम है महीने में, पर क्लास 800 रुपए, और मैक्सिमम 24, वो भी कहाँ है? अपने शहर से 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर। क्या शिक्षक जाएगा? क्या बेरोजगार युवा जाएगा वहां पर? 25,000 के अंदर उसका किराया लग जाएगा आने जाने का। इन्होंने केवल घोषणा की थी। इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पहली लाइन से कह रहा हूँ कि इन लोगों का चरित्र,
इनका चाल, इनका चेहरा जनता के बीच में आ गया। ना नीति है, ना नीयत है, ये लड़ाई में लगे रहे पूरे 4.5 साल तक। पायलट साहब की और गहलोत साहब की लड़ाई में इस राजस्थान का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, जिस प्रकार के राजस्थान की जनता को लूटा है, जिस प्रकार से जी 50% की जी सरकार इन्होंने चलाई है, इस कारण से इनकी जी विदाई तय है। जी, विदाई तो जनता करेगी, किसकी करेगी और किसका स्वागत करेगी, ये भी जनता के मन में क्या है, ये बिल्कुल समय के जनता साथ तय पता करेगी, चलेगा। जनता तय करेगी। आप लोग माहौल बनाने में जो है वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं अपने-अपने राजनीतिक दल के लिए और आपकी ज़िम्मेदारी भी है। बहरहाल राजेंद्र भानाव जी कुछ कहना चाह रहे थे। एक तो जो जगदीश जी ने बात कही थी वो मुझे याद आ गई वो बात पहले। उस समय पहला इलेक्शन ईवीएम से हुआ था और जो आपने चुनावी दलों की बात की ना जगदीश जी, वो बात बिल्कुल सही थी। मैं हमारे दफ्तर से भी लोग गए थे चुनावी पार्टियों में दल के रूप में। क्या-क्या कहते हैं ईवीएम का कोई उस समय अब तो धीरे-धीरे लोगों को समझ में भी आने लगा है। उस समय ये वास्तव में कर्मचारियों ने आधे वोट तो कर्मचारियों ने दिए होंगे, बाकी वोटर ने कितने दिए पता नहीं। हर जगह पे जितने जितने पोलिंग बूथ थे, उस ये बताया कि कैसे करना है। अच्छा गाँव में आज भी लोग थोड़ा समझदारी उतनी नहीं। उस समय 20 साल पहले की बात है, 2002 के आसपास, 3 के आसपास की, तो उस समय तो और भी ज़्यादा वो स्थिति थी। दूसरी बात जो अभी ये जो बात कही जा रही है ना, घोषणाएँ तो बहुत हुई हैं। घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं होगी तो असंतोष ज़्यादा बढ़ेगा, ये भी समझ में आना चाहिए सरकार को। क्या होता है देखिए, बहुत जितनी भी घोषणा की, किसी भी घोषणा में कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। हर एक राहत देने वाली घोषणा है और जहाँ तो इसलिए लेकिन घोषणा की क्रियान्विति नहीं होगी, तो अपेक्षाएँ तो लोगों की आपने बहुत बढ़ा दी। मेरे ख्याल है असंतोष का सीधा अनुपात होता है, जितनी अपेक्षाएँ बढ़ती है और वास्तविकता में लाभ कम होता है, तो असंतोष अधिक बढ़ता है। ये बात सरकार के अधिकारियों को और नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को समझ में आती है, लेकिन मजबूरियाँ क्या है वो तो वही बता सकते हैं इस तरह से कि ये अपेक्षाओं का उसका अंतर है, उसकी बड़ी दिक्कत आती है। एक लेकिन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति केवल अपने यहीं नहीं है। अब ये चेतन जी जानते होंगे कि केंद्र स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे केंद्रीकरण की क्या स्थिति है वो सब पता है। तो केंद्रीकरण एक एक बीमारी है अपने राजनीति में जो सभी सभी तरफ है, किसी भी दल में हो, लेकिन केंद्रीकरण के कारण दिक्कतें तो है, वहाँ भी इनको पता होगा सब तरह से। जी। सवाल ये भी है राजेंद्र भानावत जी कि ये बीमारी नई है या बहुत पुरानी है? नेहरू के युग में, इंदिरा गांधी के युग में, नहीं, कांग्रेस नहीं, नहीं, पार्टी नहीं, के मैं युग मैं में, मैं एक बात कहता हूँ, नहीं, मैं जब नौकरी में आया था शुरू के 10-15 साल तक जैसे मैं कलेक्टर था या दूसरे अधिकारी के रूप में काम करता था, तो पटवारियों के तबादले के लिए कभी हमें कोई राजस्व मंत्री से का आदेश नहीं चाहिए था राजस्व मंडल से। हम जिसको चाहते, जिस व्यक्ति को जहाँ उपयुक्त समझते लगा सकते थे, तब मैं जिम्मेदारी मेरी सरकार के प्रति तय कर सकती थी। आज अगर एसपी एक थानेदार का तबादला भी नहीं कर सके या सरकार की मंशा या मर्जी से करे, तो सरकार जब एसपी को पूछेगी या कलेक्टर को पूछेगी, तब हमें क्या पता लगाया था आपने, आप जानो। तो ये जो प्रवृत्ति हो गई ना मतलब किसी प्रकार से जवाबदेही को कम करता है अधिकारियों की। जब आप तबादले का सारा पावर अपने पास रखते हैं, तो अधिकारियों की जवाबदेही से मुक्त कर दिया अधिकारियों को आपने एक तरह से। उनको बड़ा आसान तरीका मिल गया कहने का। तो ये जी बात है, इस पे कभी और कभी चर्चा रख लीजिएगा। आज तो आप किसी और विषय पे रख रहे हैं, लेकिन ये बात जी कोई भी व्यक्ति शासन में आए, अपेक्षा ये है, एक साल अब तो मैं रिटायर्ड हूँ, तो सामान्य जन की तरह भी पहले भी अपेक्षा ये है, उस सरकार को फ़ायदा होगा जहाँ काम लोगों का सहूलियत से अच्छी तरह से जो नियम बनाई है योजना उसके अनुसार लाभान्वित को अगर अंतिम छोर तक लाभ मिल जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि कई लोगों के नाम कट जाती है जो भारतीय जनता पार्टी की शायद ये संगठन की विशेषता है कि हर बूथ पे इनके लोग अपने-अपने तय करते हैं। तो ये दोनों दलों को देखना चाहिए, कोई व्यक्ति जो वैलिड वोटर है, वोट देने से वंचित नहीं रहे। उनको भी ये देखना इलेक्शन के दिन पता लगता है, अब देखते हैं सैकड़ों लोगों के नाम किसी बूथ के मोहल्ले या एक पूरी कॉलोनी के नाम कट गए। तो इस पे थोड़ा बहुत ध्यान मेरा आग्रह है, दोनों दलों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। मेरा आग्रह है, आप दोनों दल अपना करें कोशिश कि किसी भी मतदाता जो वैलिड वोटर है किसी बूथ का, वो वोट देना इसके लिए कार्रवाई अभी से करनी पड़ेगी, अभी से। वो जो दल इसमें अच्छी तरह करेगा, वो अपनी पसंद के लोगों के नाम रखवा-लेगा और बाकी लोगों की चिंता कम करेंगे। तो लेकिन वो नहीं करके सब मतदाता दे पाएँ, तो शायद ज़्यादा सही रूप में सही प्रतिनिधि चुन के आ पाएँगे, ऐसी अपेक्षा है हमारी तो। जी, गुलाब बत्रा जी आपके पास आती हूँ मैं। गुलाब बत्रा जी नज़र नहीं आ रहे। गुलाब बत्रा जी आप सुन पा रहे हैं? गुलाब जी के पास जाएँ, उससे पहले प्रतिष्ठा यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, बिल्कुल, मैं कहना चाह रही थी कि चेतन जी हमारी पार्टी के बारे में काफ़ी कमेंट कर रहे थे, लेकिन अपने बारे में इनका विचार ये नहीं कि इनका इतना भय है कि इनके सांसद तक नहीं पहुँच पा रहे, कितना सेंट्रलाइज़ इन्होंने कर रखा है।
एक व्यक्ति मुंह नहीं खोल सकता, केवल 2 लोगों का राज चल रहा है और 2 लोगों के लिए राज चल रहा है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हम 2 और हमारे 2 पर नीतियाँ इनकी बन रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपकी परिवर्तन यात्रा के लिए कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत तो आपको 2 तारीख को करनी थी, लेकिन शुरुआत 1 तारीख को ही हो गई। तो ये स्पष्ट संकेत है कि किस तरह का असंतोष आपकी पार्टी के अंदर है, किस तरह की फूट है। और वो अब जैसे-जैसे चुनाव सामने आएँगे, वैसे-वैसे और सामने आएगी। तो दबी हुई, छुपी हुई जो भावनाएँ हैं, जो गला घोट रखा है आप लोगों का, वो एक ना एक दिन मुखर होके सब लोग बोलेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि आप कांग्रेस की चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपना सब भूल जाते हैं कि वसुंधरा जी बेचारे नहीं, ये पिछले तो 5 साल से सिर्फ अपने ये तो सिर्फ अपने डॉक्टर बजट चेतन की ढूँढने बात लगे नहीं हुए है। हैं, कहीं उनको ये तो सिर्फ डॉक्टर चेतन की बात नहीं है प्रतिष्ठा यादव जी। आप भी जब बात करती हैं तो मुझे बीजेपी की चिंता ज़्यादा नज़र आती है आपकी बातचीत में। मुझे ये भी ज़्यादा महसूस होता है, हमारे दर्शक भी सोचते होंगे ज़रूर कि ये लोग अपनी पार्टी और अपनी सरकार, यानी कि आप कांग्रेस में हैं तो आपकी सरकार भी है। सरकार के फैसलों से ज़्यादा आपको बीजेपी के बारे में जानकारी है। सवाल मेरा जो था कि भई क्या वजह है कि ये किसको डर है? शिक्षा मंत्री को डर है या फिर ये मुख्यमंत्री को डर है कि शिक्षकों के तबादलों का, अगर थर्ड ग्रेड टीचर्स का जो ट्रांसफर खोल दिया जाएगा, तो जो बैन लगा हुआ है उसे हटा दिया जाएगा, तो इसका नुकसान या फायदा किसको डरा रहा है? मुख्यमंत्री को डरा रहा है या शिक्षा मंत्री को डरा रहा है या दोनों के बीच कोई तालमेल की कमी नजर आ रही है? लेकिन इसका जवाब देने की बजाय आपने सीधा हमला किया बीजेपी पे। तो बेहतर होगा आप अपनी पार्टी और अपनी सरकार का मैंने स्टैंड आपसे रखें स्टार्टिंग में उत्तर ही दिया था। मैं इनके बिल्कुल जवाब देने नहीं आई, इन्होंने आक्रमण किया तो उसका रिप्लाई कर दूं, अन्यथा मैंने नहीं दिया था। और हमारी पार्टी के अंदर देखिए, जब कोई भी पार्टी हो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं सबके मन में क्योंकि जो राजनीति में आते हैं कहीं ना कहीं उम्मीदें सबकी रहती है, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर अपनी बात रखने का पूरा मंच दिया जाता है, इनकी तरह गला घोटने का नहीं। किसी ने बोला तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी और इस भय से लोग बोलने से कतराते हैं। ये सीन हमारे यहाँ नजर आपको नहीं आया होगा। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से संगठन बना है और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम पूरा हमारा ढांचा बना है। हमारे ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मीडिया की तरफ से भी आते थे, बीजेपी के भी हम लोग को हमने झेला बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज शुरू से लेकर आखिरी तक आप देखिए कि हर कार्यकर्ता को अपनी बात करने का माहौल मिलता है, अपनी बात रखने का पूरा मौका हर किसी को दिया जाता है। और आखिरी अंततः सबकी विचारों को समन्वय करते हुए एक डिसीजन होता है। उसके बाद में लास्ट में जब फाइनल डिसीजन होता है, उसके बाद पार्टी में आपको इस तरह की कई चीज नहीं आती। यहाँ तो आपने देखा होगा कि एक सभा में खुद देख रही थी टीवी पे कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी को स्पीच के लिए प्रधानमंत्री जी का नाम आया और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए बोला तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया था। इस ऑन स्टेज की बातें, तो ये चीजें हैं कि ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं जिन पर जब चेतन जी ने हमारी पार्टी पर हमला किया उसके बाद ही आई हूँ, अन्यथा आपने जो क्वेश्चन किया था मैंने उन्हीं का आंसर दिया था। और दूसरी बात, एक चीज मैं और भी कहना चाहती हूँ कि जो बात आया कि जिला लेवल पर जो ट्रांसफर होते हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी बिल्कुल करते हैं और इधर से उधर जिला के अंदर जिला के अंदर ही जो ट्रांसफर है वो उस पर बैन भी नहीं है, कहीं पर भी बैन नहीं है। जिला में ट्रांसफर पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में आने के लिए, क्योंकि देखो मोस्टली प्रॉब्लम वही होती है कि जहाँ दूरगामी जो हमारे जिले हैं, राजस्थान का जो भौगोलिक सिचुएशन है उसके हिसाब से कोई भी बाड़मेर जैसलमेर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि उन बच्चों को भी शिक्षा देनी है, तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा और निश्चित रूप से सरकार ही इसमें डिसीजन लेती है। जिला का डिसीजन तो जिला शिक्षा अधिकारी लेते हैं और वो ट्रांसफर हो भी रहे हैं, उसमें कहीं बैन नहीं। जी, जी। तो कुल मिलाकर दोनों राजनीतिक दलों के भीतर की जो तस्वीर है, जब हम उस पर चर्चा करते हैं, तो चाहे वो शिक्षा विभाग की बात राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स के संदर्भ में हो या फिर परिवर्तन यात्रा के संदर्भ में वसुंधरा राजे की हो। जगदीश शर्मा जी, भारावत जी ने भी कहा और बाकी चर्चा के दौरान भी समझ में आता है कि दोनों तरफ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो जनता को जो सब कुछ ठीक नहीं है उसी में से एक को तय करना है विकल्प अपना। तो जनता भी इस वक्त काफी कशमकश की स्थिति में है राजस्थान की। मीना जी, जनता जनता तो ने तो बहुत तय कर होशियार लिया है ऐसा में। है। हाँ, जनता बहुत होशियार है। जनता तो अपना मानक बना लेती है।
वो सबकी एक्टिविटी दूर बैठकर देखती रहती है। सॉरी, वो सबकी एक्टिविटी देखती रहती है, हर पार्टी के क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये लागू होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक सोशल मीडिया पर चल रही एक क्लिप के बारे में जरा सा 30 सेकंड का एक वाक्य सुनाता हूँ। देखिए, अभी अभी ताजा स्कीम है जिसमें कि महिलाओं को टेलीफोन देने की बात हुई है, मोबाइल फोन, आप जानते हैं, बड़े जोर शोर से लागू हुई है, जगह जगह शिविर लग रहे हैं, जैसे पहले राहत शिविर पहले लगे थे। अब वो लेडी जो है ना, वो मोबाइल फोन लेकर और चलती बनी, और आपके रिपोर्टर ने उससे पूछा कि माता जी बहुत खुश है ना आपकी, भाई ये आपको मिल गया है मोबाइल फोन। बोला हाँ बहुत खुश हूँ, राजी हूँ। तो बोले आप तो वोट दोगी ना अशोक जी को, कांग्रेस को? बोले ना, वोट तो मोदी को ही जाएगा। तो बोले ये फोन कैसे ले जा रहे हैं? बोले वापस ले लो, पाछे ले लो, ये लैंग्वेज थी वो। बोले पाछे ले लो। तो ले वो लो, हाँ। पब्लिक, वो पब्लिक है, हाँ। वो असेसमेंट ये जानती हो, बात भी बनाकर नहीं बोल सकी कि नहीं अब देखेंगे, इन पे विचार करेंगे, ये भी नहीं कहता। वो अपना मानस जो है, जो भी उसके दिल में था, बहुत बुजुर्ग महिला, कोई 70-80 साल की थी, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मेरे भी निगाह में आ गया। तो जनता तो अपना आप तय कर लेती है उनको क्या करना है और कैसे करना है। ये जो जितने भी ये नारे लग रहे हैं या रथ यात्राएं निकल रही हैं या शिविर हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये एक्सरसाइज अपनी संतुष्टि के लिए है पार्टियों की। पार्टी खुद इससे संतुष्ट होती है, इससे पब्लिक संतुष्ट नहीं होती। पब्लिक भी अगर किसी नेता की यात्रा में मीटिंग में भीड़ जाती है, तो नेता के स्टाइल को देखने जाती है, उसकी बातचीत को वो करने जाती है, उसको एसेस करने जाती है, वो वैसे प्रभावित नहीं होती। जी। और वो पब्लिक कितने प्रतिशत होती है जगदीश शर्मा जी? ये भी एक सवाल है कि रैलीज में अक्सर तो बड़ी भीड़ तो जुटाई जाती है, कार्यकर्ताओं के द्वारा इकट्ठी की जाती है, यहाँ तक कि सुना जाता है कि उनको कुछ उसका मेहनताना भी दिया जाता है कि आपने अपना पूरा दिन निकाला है, खाने के पैकेट तो मान लीजिए जिम्मेदारी है कि जो लोग आ रहे हैं घर से बाहर वो कैसे करें। लेकिन फिर भी इसमें जो लोग हैं जो वाकई में अपने नेता को सुनने आते हैं, वाकई में अपने नेता के जो जो सोच है उसको समझना चाहते हैं, वो प्रतिशत तो बहुत कम है वैसे भी। मैं कह रहा हूँ जो भी आते हैं, अब ये एक आपने जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसी रैलियां बहुत होती हैं, खासकर उस नेता की जिसके ऊपर आकर्षण नहीं है पब्लिक का। आपको ध्यान है 3-4 दिन पहले अपने डिबेट में मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो उपलब्ध नेता है, उनमें से केवल वसुंधरा राजे ही वो नेता है जो कि पब्लिक को अट्रैक्ट करती है, खींचती है, उनकी बात सुनने आती है, उनको देखने आती है। लेकिन और कोई नेता नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता है, बाकी नेता सब। तो ऐसी सूरत में जब काम करना पड़ता है, जब लोगों को जाना पड़ता है, तो भीड़ भी जुटानी पड़ती है। अब ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं, 4 जगह से, 4 मंदिरों से स्टार्ट होंगी और फिर वो जयपुर में एक्मुलेट होंगी, वहां पर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, भाषण देंगे, ये सब कुछ। ये एक्सरसाइज अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की एक्सरसाइज है। पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा जोश भरती हैं, उनको एक्टिव जी। करती हैं, ये रैलियां निकलती हैं। और एक पहले आपन ने भी बात की है उसके ऊपर कि ये पब्लिक का वो मांगेंगे मैंडेट कि किस तरीके से किया जाए, तो पेटियां रखकर इस यात्रा के दौरान पब्लिक से सुझाव मांगेंगे, जिसके आधार पर कि ये लोकल स्तर के मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, संकल्प पत्र कह दो, या इसलिए संकल्प या की एक अलग कमेटी बनाई है भारतीय जनता पार्टी में, संकल्प पत्र यात्रा या निर्मल कमेटी जो भी है। तो ये सारा क्या है भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि अलवर जिले में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस किस एरिया में, किस किस तहसील, किस किस पंचायत में, वो ले लीजिए इसमें पब्लिक को। लेकिन पब्लिक को इन्वॉल्व इसलिए करते हैं कि वो इन्वॉल्व होगी तो थोड़ा बहुत पार्टी के तरफ भी उनका झुकाव बनेगा, और इसलिए ऐसा होगा। प्रतिबद्धता। जी।
प्रतिबद्धता बनेगी। तो ये सारे कारण होते हैं, बाकी अब सभी पार्टियां करती है। तो वसुंधरा राजे जी की प्रतिबद्धता क्या होगी और किसके प्रति होगी? बस इस आखिरी सवाल के साथ आज की चर्चा को विराम देंगे जगदीश शर्मा जी। वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और मैं मानता हूं कि रहेंगी। वो ये रिस्क नहीं ले सकती कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने देश में अलग अलग इलाकों में जो है ना पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियां बनाई और वापिस आ गए, या तो वापिस आ गए या लेकिन भाजपा की हाँ, प्रतिबद्धता वसुंधरा जी के साथ है या नहीं है, सवाल तो ये भी है यहाँ पर। वसुंधरा जी क्या करेंगे अगर इनको नहीं रखा फोकस में, तो ये वसुंधरा जी जानती है, लेकिन फिर पार्टी को कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बीजेपी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर वसुंधरा राजे को जो उनका सभी एक बात इस बात पर मुझे राजस्थान की जनता के साथ साझा करते हुए कहीं कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो राजेंद्र भानावत जी जैसे ब्यूरोक्रेसी से जुड़े रहे लोग हो, चाहे वो जगदीश शर्मा जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे वो डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जैसे पार्टी के और संगठन के वो कार्यकर्ता हो जिन्होंने सिर्फ संगठन को सींचने के अलावा कोई काम नहीं किया। इस बात पर किसी को कोई दो राय नहीं है कि वसुंधरा राजे के बराबर राजस्थान की राजनीति में दूसरा नेता आज की तारीख में नहीं है। समय के साथ निश्चित रूप से नेता तैयार होते हैं और जनता के बीच उनकी कहीं ना कहीं उपस्थिति भी बढ़ती है, लेकिन पिछले 20 साल से वसुंधरा राजे ने 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए और 3 बार विपक्ष में रहते हुए जो भी अपनी जगह बनाई है उस जगह को ले पाना आज की तारीख में बीजेपी के किसी भी दूसरे नेता के लिए मुश्किल है। और इसीलिए बार बार ये बात राजस्थान की राजनीति में पक्ष और विपक्ष के लोग खुले मंच से एक सुर में स्वीकार कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे को लेने का मतलब उनके नेतृत्व में उनको लीड करने से राजस्थान में बीजेपी प्लस में जाएगी। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व इस पर जरूर सोच विचार कर रहा होगा अगर खुले मन से खुले आसमान में सभी पक्षों की तरफ से ये बात आ रही है। और ये डॉक्टर चेतन राजपुरोहित खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में देखिए कुछ और कैसी तस्वीरें निकलती है। इंतजार करते हैं। राजस्थान की राजनीति काफी दिलचस्प होती जा रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे मरुधरा की बात में न्यूज़ 24 पर। आप देखते रहिए, अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा करिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।